हाय फ्रेंड्स, मैं सीए परीक्षित भारदे आप सबका बैंक ब्रांच ऑडिट 2025 में स्वागत करता हूं। बैंक ब्रांच ऑडिट सीरीज़ में मैंने बैंक ब्रांच ऑडिट सीरीज़, एलएफआर सीरीज़, एडवांसेस वेरिफिकेशन सीरीज़, एनपीए सीरीज़ इस तरह से प्लेलिस्ट बना के डिफरेंट वीडियोस लाए हैं, जहां पे आप अगर आप बिगिनर हो बैंक ऑडिट के लिए या फिर स्टूडेंट हो आप, तो आप शुरुआत से लेके एंड तक बैंक ऑडिट की क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, किस तरह से प्लानिंग करना चाहिए, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, किस तरह से उसको एग्जीक्यूशन करना चाहिए, किस तरह से फाइंड आउट करना चाहिए क्यूरीज को, उसको ड्राफ्टिंग में किस तरह से कन्वर्ट करना चाहिए और फाइनल रिपोर्ट किस तरह से देना चाहिए, ये सब कुछ चीज़ें मैंने मेरे बैंक ऑडिट सीरीज़ में लाई हुई है। मेरा यूट्यूब चैनल है सीए परीक्षित भदादे। इस पे मैंने डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई है। जिस कैटेगरी में आपको जाना है, सपोज एलएफआर चेक करना है तो एलएफआर की प्लेलिस्ट अलग है। इसी तरह से एडवांसेस वेरिफिकेशन, बैंक ऑडिट सीरीज़ और एनपीए क्लासिफिकेशन, इसके डिफरेंट प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सीए परीक्षित भदादे। शुरू करते हैं दोस्तों एनपीए सीरीज़ में का। एनपीए सीरीज़ में हमने बताया हुआ है कि आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर है उसको किस तरह से रीड आउट करना चाहिए, उसको किस तरह से एनालाइज करना चाहिए और प्रैक्टिकल केसेस में इम्प्लीकेशन किस तरह से करना चाहिए उसका। तो शुरू करते हैं दोस्तों केस स्टडी नंबर 18। 1 to 17 केस स्टडीज़ मेरी अवेलेबल है एनपीए प्लेलिस्ट में। अल्सो जो आने वाली जो केस स्टडीज़ है वो भी मेरी एनपीए प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन प्रेस करना है कि जब भी मैं अगली केस स्टडीज़ डालता हूँ तो वो आपको इमीडिएटली नोटिफाई हो जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं केस स्टडी नंबर 18। इन द केस ऑफ टर्म लोन 10 लाख रुपीज़ की अमाउंट है, ईएमआई ड्यू होने वाला है लास्ट डे ऑफ द मंथ। बोरोवर ने 3 महीने के ईएमआई एडवांस में भर दिया है अलॉन्ग विद द मंथ ऑफ ईएमआई ऑफ अक्टूबर मंथ। मतलब अक्टूबर महीने में उसने अक्टूबर महीने का ईएमआई भरा है प्लस 3 महीने के एडवांस ईएमआई भर दिए हैं। सब्सिक्वेंटली उसने कोई भी अमाउंट नहीं भरी हुई है, तो 31 मार्च को उस अकाउंट का स्टेटस क्या होगा। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए उसमें इंटरेस्ट कितना डेबिट हुआ है उसका भी बाइफर्केशन दिया है। 10 लाख का टर्म लोन था, 30 नवंबर को 10,000 रुपये, दिसंबर को 10,000, जनवरी में 10,000, फरवरी में 10,000 रुपये और मार्च और अप्रैल में भी 10,000 रुपये इंटरेस्ट डेबिट हुआ है। तो यहाँ पे अपना मेन क्वेश्चन ये है कि क्या अकाउंट एनपी है क्या। तो दोस्तों देखिए, अगर आप अकाउंट स्टेटमेंट अगर देखते हो तो अकाउंट स्टेटमेंट में आपको ध्यान में आएगा कि 31 अक्टूबर को उसने ईएमआई भर दिए। कितने ईएमआई भर दिए? 4 ईएमआई भर दिए आप। उसके बाद 1 नवंबर से लेके अकाउंट में कोई भी रीपेमेंट नहीं है टिल डेट। 30 अप्रैल या फिर उसके बाद भी पेमेंट नहीं है, तो 31 मार्च को अकाउंट एनपी में जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे ऑडिटर या जूनियर स्टाफ जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि नवंबर से लेके मार्च तक अकाउंट में कोई भी क्रेडिट एंट्री नहीं है तो ये अकाउंट चला जाएगा एनपी में। दोस्तों ये जो कंडीशन थी कि कोई भी क्रेडिट नहीं है, ये सीसीओडी के लिए एप्लीकेबल है। ये है टर्म लोन। तो टर्म लोन में इस तरह से एनपीए नहीं वेरीफाई होता है। टर्म लोन में हमको देखना है कि जो भी ईएमआई ड्यू है वो रिकवर हुए या नहीं हुए। अगर कोई भी अकाउंट में ओवरड्यू नहीं है तो अकाउंट नहीं एनपीए में जाएगा। तो इस केस की अगर बात करूं मैं, तो अक्टूबर महीने में उसने ईएमआई भर दिए, 3 महीने अगले ईएमआई भर दिए। ईएमआई कब ड्यू हो रहा है? लास्ट डे ऑफ द मंथ को। तो नवंबर का ईएमआई भर दिया उसने, दिसंबर का महीने का ईएमआई भर दिया है और जनवरी महीने का ईएमआई भर दिया है। मीनिंग दैट जनवरी तक उस अकाउंट में जितने भी ड्यूज होने वाले थे वो उसने ऑलरेडी रीपे कर दिए हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। टेक्निकली स्पीकिंग उसमें उस अकाउंट में फरवरी और मार्च ये 2 ही महीने का ईएमआई ओवरड्यू है। तो ये अकाउंट अपना जो नॉर्म्स है कि 90 डेज, मोर देन 90 डेज अगर ओवरड्यूज है तो ये अकाउंट एनपीए में जाएगा। तो इस केस में नवंबर, दिसंबर, 31 जनवरी, तो 31 जनवरी तक के सब ड्यूज रिकवर हो चुके हैं और 28 फरवरी का ईएमआई रिकवर नहीं हुआ है। तो 28 फरवरी के बाद मोर देन 90 डेज में अकाउंट जाएगा एनपीए में। एज ऑन 31 मार्च ये अकाउंट एनपीए में नहीं जाएगा। होप सो आप सब क्लियर हो। नाउ बहुत सी बार मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे
काफ़ी क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं कि सर आप बात कर रहे हो बट इंटरेस्ट जो है वो रिकवर नहीं हो रहा है। देखिए अक्टूबर महीने में इंटरेस्ट गिरा था, उसके बाद नवंबर में इंटरेस्ट गिरा, दिसंबर में गया, जनवरी में गया, तो इंटरेस्ट जो था वो ओवरड्यू हो गया मोर देन 90 डेज, तो अकाउंट एनपीए में जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक मेन पॉइंट बताना चाहूँगा कि ईएमआई सिस्टम है, तो ईएमआई इंक्लूड बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। जब उसने 3 महीने की ईएमआई एडवांस में भर दिया है तो ऑलरेडी उसने नवंबर, दिसंबर और 31 जनवरी तक का इंटरेस्ट एडवांस में भर दिया हुआ है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन कंसेप्ट हमको नहीं लाना है। एनपीए चेक करते वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ें अकाउंट में ओवरड्यू है क्या। तो अपने केस में 31 जनवरी तक का ओवरड्यू नील हो चुका है। 28 फरवरी का जो ईएमआई ड्यू होने वाला है वो ओवरड्यू होगा 28 फरवरी को, और वहाँ से हम लेंगे मोर देन 90 डेज, मीन्स 91st डे को अकाउंट जाएगा एनपीए में। मीनिंग दैट 28 फरवरी का एक दिन, देन 31 मार्च के 31 दिन, देन 30 अप्रैल, तो ये हो गए अपने 30, 31, 61 और 22। देन जो आएगा मई महीना, 28 मई को हो जाएंगे 90 दिन, तो 29 मई को 91st डे को वो अकाउंट चला जाएगा एनपीए कैटेगरी में। सो यहाँ पे हमको इंटरेस्ट ओवरड्यू या इंटरेस्ट रियलाइज कंसेप्ट नहीं देखना है, हमको देखना है ओवरड्यू है क्या अकाउंट में। ओवरड्यू नहीं है तो अकाउंट एनपीए में कभी जा ही नहीं सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा सा टेक्निक बताने की कोशिश करूँगा आप सबको मैं। अगर टर्म लोन है तो हमको देखना है थियोरेटिकल आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है, कितना होना चाहिए था, और आपका सिस्टम में बैलेंस कितना है। अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस थियोरेटिकल बैलेंस से ज़्यादा है तो ही वो अकाउंट हम ओवरड्यू मानेंगे। अभी थियोरेटिकल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कहाँ से निकलेगा? अगर थियोरेटिकल आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपको निकालना है तो वो सिस्टम में चार्ट में निकलता है, या फिर अगर आपको समझना है अगर जिस दिन उसका ईएमआई ड्यू होता था, अगर वो इस दिन ईएमआई टाइम पे पैसे भर देता था तो उसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकलना चाहिए उसे हम कहेंगे थियोरेटिकल आउटस्टैंडिंग बैलेंस। उसे हमको कंपेयर करना है एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस से। अगर एक्चुअल आउटस्टैंडिंग बैलेंस थियोरेटिकल से ज़्यादा है तभी वो केस हो जाएंगी ओवरड्यू की। फिर कितनी अमाउंट ओवरड्यू है वो निकालना है हमको, डिवाइडेड बाय ईएमआई करना है, तब निकलेंगे अपने कितने कौन से दिन तक के अपने ईएमआई रिकवर्ड है और कहाँ से ईएमआई ड्यू पेंडिंग है। इसके हिसाब से निकालना है आपको टर्म लोन का एनपीए। टर्म लोन के एनपीए में ये रिवर्स वर्किंग करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर कोई बोरोवर ने ईएमआई एडवांस में भर दिए होंगे तो आपको नहीं ध्यान में आएंगे। जैसे ये पर्टिकुलर मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, सपोज उसने पिछले फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर कोई ईएमआई ज़्यादा भर दिए होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर हम एक साल का अकाउंट स्टेटमेंट देख रहे हो तो उसमें वो चीज़ नोटिस नहीं होंगी। नाउ फ्रेंड्स वी आर कमिंग टू सेकंड पॉइंट। तो अभी ये जो इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है 31 मार्च तक, अगर अकाउंट 31 मार्च को एनपीए नहीं है तो इंटरेस्ट रिवर्सल का कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और हमारे हिसाब से अकाउंट एनपीए में कब जा रहा है? 29 मई को, दैट इज 91 डे को, 91st डे को अकाउंट जाएगा एनपीए में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन माय 29 मई को 91 डेज ओवर हो रहे हैं, तो डे एंड में वो अकाउंट चला जाएगा एनपीए में। तो क्या इस अकाउंट में इंटरेस्ट रिवर्सल होगा क्या? अगर होगा तो कितना होगा? दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन, बिकॉज इंटरेस्ट रिवर्सल इज अ वेरी क्रिटिकल इश्यू इन एनपीए अकाउंट। और आप सबको मैं सजेस्ट भी करूँगा, अगर आप बैंक ब्रांच ऑडिट कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैंक एनपीए क्लासिफिकेशन कर देती है बट इंटरेस्ट रिवर्सल नहीं करती है, या फिर इंटरेस्ट रिवर्सल प्रॉपरली नहीं होता है। तो एज अ ऑडिटर हमको चेक करना है, इवन दो बैंक ने क्लासिफिकेशन सही किया है बट इंटरेस्ट रिवर्सल बराबर हुआ है या नहीं हुआ है। इस पर्टिकुलर केस की अगर बात करूँ मैं, तो जैसे मैं बता रहा था, बार बार आपको रिपीट कर रहा था कि 31 जनवरी के ईएमआई ड्यू रिकवर हो चुके हैं, 29 फरवरी से उसका ईएमआई ओवरड्यू हो रहा है। तो क्या हम 29 फरवरी के बाद का इंटरेस्ट रिवर्सल करेंगे या स्टार्ट से इंटरेस्ट रिवर्सल करेंगे? तो दोस्तों हमको यहाँ पे देखना है अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है हमारी। इवन दो ईएमआई इज रिकवर्ड टिल 31 जनवरी, हमें देखना है अकाउंटिंग कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट। हम इंटरेस्ट रिकवर्ड कब काउंट करते हैं? तो इंटरेस्ट रिकवर्ड हम तभी काउंट करते हैं जब इंटरेस्ट डेबिट होने के बाद उस अकाउंट में कोई क्रेडिट एंट्री हो रही है। तो
बराबर है। तो एक बार अकाउंट क्लासीफाई हो गया एनपीए कैटेगरी में, फिर इंटरेस्ट रिवर्सल के लिए हमको रियलाइजेशन कंसेप्ट देखनी है, तब तक रियलाइजेशन कंसेप्ट नहीं देखनी है। तो इस अकाउंट की अगर बात करूं मैं, 30 नवंबर को जो इंटरेस्ट डेबिट हुआ है 10,000 का, उसके बाद कोई भी क्रेडिट एंट्री नहीं है। तो नवंबर महीना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ओवरऑल 6 महीने का इंटरेस्ट पूरा रिवर्सल होगा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल भी होगा। तो अप्रैल तक का पूरा अमाउंट आपका रिवर्स होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट होने के बाद अगर अकाउंट में कोई भी रिवर्सल नहीं है, कोई भी क्रेडिट एंट्री नहीं है, तो वो इंटरेस्ट रिवर्सल के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों समराइज नटशेल में बताऊंगा मैं, यहाँ पे 2 चीज़ें बताऊंगा। अगर ईएमआई एडवांस में रिकवर हो गए हैं तो अकाउंट वो एनपीए में नहीं जाएगा। सेकंड वन, एक बार अकाउंट एनपीए में चला गया तो हमको इंटरेस्ट रिवर्सल के लिए रियलाइजेशन कंसेप्ट देखनी है। रियलाइजेशन कंसेप्ट का इंसिस्ट किस पे होता है? इंटरेस्ट डेबिट पड़ने के बाद वो अमाउंट क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पे आपके काफ़ी बार डिबेट हो सकते हैं बैंक मैनेजर से, तो आपको यहाँ पे बैंक मैनेजर को इंसिस्ट करना है कि मैनुअल सिस्टम अगर होती थी तो इंटरेस्ट कितना रिवर्सल होता था आपका, वो चीज़ बताइए सर आप। तो दे आर वेरी परफेक्ट इन देयर आंसर। अगर मैनुअल सिस्टम करेंगे तो इतना ही अमाउंट आपका रिवर्सल काउंट होगा। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एनपीए केस स्टडीज़। इसी तरह से एनपीए के लिए अलग अलग केस स्टडीज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।